केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान जी, जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले गुजरात में प्रचंड जीत को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। साथ ही आपसे सवाल ये है कि इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे, गुजरात की जनता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बेशक ये जीत का श्रेय दोनों को जाता है, लेकिन सबसे पहला अगर श्रेय जाता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके आदर्श आदरणीय मोदी जी को जाता है, और गुजरात की जनता की जो समझदारी है, जो विकास को समझती हैं, विकास को समर्थन करती हैं और एक परिपक्व जनता है, उस जनता को भी इसका श्रेय जरूर जाना चाहिए। क्योंकि गुजरात के लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने कैंडिडेट को, उम्मीदवार को देखकर मत नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। जी, ये बात भी सही है कि जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं, तो ये एक तरीके से मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हम लोग भी इतना अपेक्षा नहीं करते थे कि इतनी सारी जीत आए। ये ज़रूर हम मानते थे कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इतनी सारी सीटों के साथ इतना बहुमत, ये एक तरफ से छप्पर फाड़ बहुमत बोल सकते हैं, इतना बहुमत जब मिला है तब हम ये ज़रूर मानते हैं कि गुजरात की जनता ने न किसी कैंडिडेट को देखा है, उन्होंने केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो अपनापन है और जो आदर भाव है उसी को ही प्रकट किया है। क्योंकि देखा जाए तो 27 सालों का गुजरात में राज और उसके बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से वो कारण थे? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे ही, साथ ही और भी क्या वजह थी जिसकी वजह से एक बार फिर से गुजरात की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया? मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में अब हमें पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को समझना चाहिए। जो सरकारें परफॉर्म करेगी, सुशासन देगी, वो सरकार के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एंटी इनकम्बेंसी बजाय प्रो इनकम्बेंसी हो जाएगा। पिछले 27 साल से जिस तरीके से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आशीर्वाद देते आ रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि एक प्रकार का सुशासन है। और दूसरी वजह होती है संगठन शक्ति। जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात का जो यूनिट है, उसका जो संगठन शक्ति है और उसके प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल जी ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ और संगठन को इस नए माहौल में जैसे तैयार किया है, और संगठन और शासन दोनों एक दिशा में चलने से ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है। क्योंकि चुनावी समीक्षक ऐसा मानते हैं कि गुजरात में प्रचंड जीत के पीछे विपक्षी दलों के वोटों में बंटवारा है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की यदि बात करें, सच है क्या? देखिए, ये कुछ हद तक सही है कि विपक्ष में या मतलब कांग्रेस के वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने किए हैं, बावजूद ये दोनों मिला के आप देखोगे तो 118 सीट ऐसी हैं जो दोनों मिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये जरूर दोनों में वोट शेयर जो भी रहा है, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया था कि आदरणीय मोदी जी का जो सम्मान हुआ है, जिस तरीके से विश्व के नेता है, जो अपने गृह राज्य में ये गुजरात की विकास का एक मॉडल तैयार किया है, और जो भी लोग गुजरात में आते हैं वो जिस तरह की भाषा यूज़ करते थे, जो निम्न और कनिष्ठ भाषा शब्दावली यूज़ की आदरणीय मोदी जी के लिए, गुजरात की जनता ने इसका जवाब दिया है। क्योंकि देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पहुंचे थे, वो तो रो पड़े थे और उन्होंने कहा कि भीख के तौर पर गुजरात की जनता हमें वोट दे। तो क्या आपको लगता है कि हम इन तमाम चीज़ों का असर नहीं पड़ता जनता पे? जनता समझदार हो चुकी है। देखिए, पॉलिटिक्स में आप भावात्मक मुद्दे को लेकर जाते हो, लेकिन अगर उस मुद्दे में ठोस वजह नहीं होती है, कभी कभी भावात्मक बातें चल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय ओवैसी को तो पूरा देश जानता है, उनकी जो राजनीति है और एक ही दिशा की राजनीति है। मैं ये मानता हूँ गुजरात की जनता ऐसी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो अपनी ही कौम क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिख कर दिया था कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो क्या आपको लगता है कि अब उनको लिखकर माफी भी मांगनी चाहिए? देखिए, ऐसी कई बातें हैं जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लिख कर दी हैं और बाद में वो गलत साबित हुए हैं। लेकिन संस्कृत में एक कहावत है, नील लर्जम
सुखम सुखम। जो निर्लज होते हैं वो हमेशा सुख रहते हैं, वो सुखी रहते हैं, क्योंकि उनको कोई अपना अभी बोला अभी फोक इनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो बस इस जनता को गुमराह करो और अपना बोला चेहरा और एक तरीके से जनता के समक्ष पर खुद को कट्टर ईमानदार है ऐसी बातें करते रहो, चाहे पीछे कुछ भी हो। ये अलग माहौल है इस देश का। इस नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करती हैं। और अगर आप किसी को गुमराह करने के लिए लिख कर भी देते हैं तो आपकी ये लिखी हुई बातों को आज कोई नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है, वो होती है विश्वास, ट्रस्ट। वो नेता में भी ट्रस्ट होता है, पार्टी में भी ट्रस्ट होता है, सरकारों की रीति में भी एक प्रकार का ट्रस्ट लोग अनुभव करते हैं। तो जब तक ट्रस्ट आप नहीं खड़ा करोगे तब तक आप चाहे कैसे भी रिटर्न में दे दो, इसका कोई मतलब नहीं है, एक बचपना है। हालांकि गुजरात की जनता के बदौलत ही अरविंद केजरीवाल आज राष्ट्रीय पार्टी बन गए। देखिए, ये कारण मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की धरती से डे बाय डे हर चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, उस कांग्रेस का वीकनेस, इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है, जहाँ भी मिला है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये गुजरात की जनता की, लेकिन वो जो धरती कांग्रेस की थी, कुछ उनके कमिटेड वोट बैंक है, उस वोट बैंक में छेन लगाने के बाद आम आदमी पार्टी को कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं, जो बोल रही थी कि हमारी सरकार आ रही है, हम गारंटी दे रहे हैं। तो कुछ परसेंटेज ऑफ वोट तो आजकल इंडिपेंडेंट को भी मिलता है। अगर कांग्रेस की बात करें, गुजरात में जिस तरीके के हालात इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है, आप किस तरह का भविष्य कांग्रेस का खास तौर पे गुजरात में देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गुजरात में नहीं बल्कि देश में एक तरीके से लीडरशिप का वैक्यूम है। आज सारा देश ये अनुभव कर रहा है और गुजरात में तो हद से ज़्यादा खराब स्थिति है। लीडर भी नहीं है, संगठन भी नहीं है, न इनके पास एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष कैसे होता है उस समझने की तैयारी भी नहीं है। केवल और केवल आरोप। देखिए, राजनीति में आरोप होता है, लेकिन जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो वो जो स्टडी करने की हैबिट भी कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। तो धीरे धीरे वो लीडरलेस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, न कंस्ट्रक्टिव अपोनेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती को जैसे अभी का आप नतीजा देख लिए कि उनको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला है। यदि आपकी बात करें सर, तो आप खुद भी ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं। तब के गुजरात और अब के गुजरात में कितना फर्क देखते हैं? ये आपने सही सवाल पूछा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तब गुजरात के वो कच्छ एरिया में था, तो इस तरीके से डेजर्ट एरिया है और एक तौर से अंतिम छोर बोलते हैं। तो जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे पूरा नाइट होता था। मेरे यहाँ से जो सेंट्रल गुजरात का मेरा टाउन है, वहीं से मुझे अगर भुज पहुँचना है तो मैं रात को बैठूँ, सुबह पहुँचूँ, वहाँ से सुबह या रात को पहुँचूँ तो पूरा एक दिन निकले। आज मैं मैक्सिमम 4.5 घंटे में गुजरात के किसी भी कोने में पहुँचता हूँ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब ये रोड की बात हुई। उस समय जब गुजरात में उस क्षेत्र में पानी का अभाव था, आज वही क्षेत्र है जहाँ इरिगेटेड वाटर पहुँचा है। और गुजरात में नहीं, देश विदेश में जो कच्छ की प्रोडक्ट हैं, खारेक बोलते हैं हम, कच्छ के आम बोलते हैं, जो पहले उस समय नहीं था, आज पूरे वर्ल्ड में उनका व्यापार हो रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा है। और रही बात टूरिज्म की, तो वो कच्छ में लोग ऐसे ही नहीं जाते थे, डरते थे जॉब जाने से। वहाँ आज लोग रणोत्सव होता है, वहाँ के कारण जो टूरिज्म मिलता है, मतलब एक तरीके से कच्छ की जो रियल में जो रिसोर्सेज थी उसका सही उपयोग हुआ है। और टूरिज्म के कारण तो आज कहीं देश की इकोनॉमी चलती है, तो बेहतर है, कच्छ को लाभ मिला है। गुजरात में 182 मीटर्स का स्टैच्यू है आदरणीय सरदार साहब का, तो लाखों लोग आते हैं, तो उसका बेनिफिट भी उस आदिवासी क्षेत्र को भी मिलता है। तो गुजरात बहुत बदला है। दिल्ली एमसीडी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, गुजरात में 5 सीटों पर जीत हासिल की और तकरीबन 30 जगहों पर ये देखने को मिला है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी
सेकेंड पार्टी बन गई है वहाँ पर। 30 के आसपास विधानसभा सीटें हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, हम हर चुनाव को चुनौती समझते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में करीब करीब 15 से आसपास प्रांतीय पार्टी हैं और नेशनल पार्टी की बात करें तो 50 के आसपास है, जो कभी न कभी कुछ चुनाव में जाकर लड़ती हैं। तो हम ये नहीं मानते हैं कि कोई एक पार्टी हमारे लिए चुनौती है। हम हर पार्टी को चुनौती समझ के चुनाव लड़ते हैं, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव में उतरते हैं। गुजरात में आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर आप लोग हार गए। हालांकि हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हार तो हार ही होती है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग बागियों को मैनेज नहीं कर पाए? वजह क्या लगता है आपको हार के पीछे? देखिए, उसके कई वजह है, लेकिन एक वजह तो मैं मानता हूँ, जहाँ तक आपने भी स्वीकार किया कि वो हार नहीं मान सकते, वैसी हार है। तो लेस देन 1% अगर डिफरेंस है और उसमें भी करीब करीब 1000 से बिलो, जो 400-500 वोट्स की बात करें तो वैसे वोट्स से हम 5 सीटें हारे हैं। तो आप देखो, मार्जिन हमारा बहुत कम हो जाता है। वैसे भी ये जरूर है कि हार तो है, लेकिन या तो भारतीय जनता पार्टी का हम हमेशा ये रहता है कि हम या तो सीखते हैं या जीतते हैं, तो इससे भी हम सीखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता देवू सिंह चौहान जी से। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद लिया है MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान। क्योंकि देखा जाए, गुजरात जीत के बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता और देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आमदनी 98 खर्चा रुपया, लास्ट लाइंस फाल्ट लाइंस को लेकर भी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन पर भी निशाना साधा है और उन्होंने बोला था कि हमारे अगल बगल में जो देश है, चाहे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उस देश की स्थिति भी वैसी है कि जो फ्री की एक तरीके से वेनेजुएला में और जो एक समय जो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी माने जाते थे, वैसे ही देश अपने नागरिकों को फ्री में जब कुछ देता है तो जो उसका एक बजट होता है, उस बजट पर असर आती है। आज लंबे समय तक आप किसी चुनाव के लिए सुगमता छोड़ दीजिए, एक लॉलीपॉप जैसी चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन जब परफॉर्म करने की बात आती है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए उस बजट में इस सारी चीज़ों को समाहित करना। तो मैं मानता हूँ कि ये कभी 1-2 चुनाव जिता सकती है, लंबे समय तक राजनीति में ऐसी फ्री का कल्चर नहीं चलेगा। इसके अलावा यदि गुजरात की ही बात करें सर, तो जो लोग कवर करने गुजरात गए थे, उनका ये मानना है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बिजनेसमैन तो काफ़ी विकास कर चुके हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण लोग और किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं है। आपको क्या लगता है? आपने अगर ये जो नतीजे देखे होंगे तो उनमें से करीब सारे डिस्ट्रिक्ट में 21 के आसपास तो डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप किया है। तो ये क्या शहरी इलाका है? मैं आपको बताता हूँ, जो आदिवासी बेल्ट है, जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, जहाँ एक तरीके से ओबीसी लोग रहते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमने क्लीन स्वीप किया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ की जनता ने विकास को अनुभव किया। विकास को अनुभव करने के बाद अगर किसी गांव में पक्की सड़क जाती है,
किसी गांव में 24/7 बिजली पहुंचती है, नल से जल पहुंचता है, पक्का मकान जाता है, हर मकान में अगर शौचालय है, गैस है, और अगर पक्की सड़क जाते हैं तो बोलते हैं कि कनेक्टिविटी डेवलपमेंट की मेन आवश्यकता होती है। अगर पक्की रोड जाती है तो वहाँ इमरजेंसी सेवा में 108 भी जाएगी, हेल्थ भी पहुँचेगा, एजुकेशन भी पहुँचेगा। जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और जो सोशल सर्विस है वहाँ पहुँची है, वहाँ हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। और आप ध्यान से अगर गौर से स्टडी करोगे तो जो अच्छा रिजल्ट आया वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आया है। सिटी में तो है ही, वो तो परंपरागत हमारे वोटर्स हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान किया है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है और बीजेपी को ध्रुवीकरण करना पड़ा जीत के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस का ये हर चुनाव के नतीजे के बाद ये 2 सेंटेंस परमानेंट आप किसी भी डिबेट से उठा लीजिए। या तो उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की होगी या तो फिर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा होगा। ये 2 परमानेंट उनके जवाब हैं। तो देश बहुत आगे निकल चुका है। देश अब ये पोलराइजेशन की राजनीति को नहीं, परफॉर्मेंस की राजनीति को समझता है। एक तरीके से जो परफॉर्म करेगा चाहे कोई भी हो, और सांप्रदायिक राजनीति क्यों करे भाई? आज हम जो भी ये जो व्यवस्था खड़ी करते हैं या डीबीटी से किसी गरीब के घर में अगर पैसा पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं देखता है कि वो कौन है, कौन जात पात है, कौन धर्म का वो है बेनिफिशियरी है। तो ये समय बदल चुका है, कांग्रेस को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने ये ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। हालांकि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर चुनाव के पहले आप लोगों की तरफ से ऐलान किया गया। हालांकि उत्तराखंड में कमेटी भी बन गई है। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो हालात हैं, ऐसे में देश के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरत है और उससे पूरे देश में आ जाना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370, राम मंदिर, ये कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, जैसे ही हम स्वतंत्र हुए और जनसंघ की स्थापना हुई, उससे डे 1 से हमारा ये एजेंडा रहा। हम आर्टिकल 370 हम मानते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और समय आने के वक्त आने पर हमने ये करके दिखाया। वैसा ही राम मंदिर हमने देखा कि जब देश के लिए जिस करोड़ों हिंदुओं की आस्था जिससे जुड़ी, वैसा एक राष्ट्र मंदिर उसको बनाने के लिए भी रास्ता साफ कर दिया। और रास्ता साफ इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद हुआ था तब कहीं देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ कांग्रेस के शासन में हो हल्ला नहीं हुआ था। लेकिन राम मंदिर का जब निर्णय आया, पूरे देश ने एक स्पिरिट के साथ उसको लिया, बावजूद सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया। वैसा ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी हमारा देश में समानता की बात करने का हमारा संविधान बोलता है। हमारे प्रारंभ के आर्टिकल में समानता की बात है। तो वही बात हम हमारे जो ये अभी आपने जैसा बोला कि गुजरात में या किसी राज्य में आने वाले समय में इस देश में इसका बड़ी चर्चा होगी, और चर्चा के बाद हम सही समय पे उसका निर्णय करेंगे। आप धारा 370 का जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो हटाने को लेकर कश्मीरी पंडित बहुत खुश थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और कश्मीरी पंडित खास तौर पर बहुत नाराज हैं। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की नाराजगी है उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये इतने सालों से जो हालत घाटी में उन लोगों ने करके रखी थी, जम्मू में तो फिर भी पीसफुल था, लेकिन पंचायत का चुनाव पहली बार हुआ और पीसफुल हुआ। और मैं आपको मेरा पर्सनल एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैं पुलवामा में गया था मंत्री बनने के बाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह रहता है कि हर मंत्री हर महीने या तो नॉर्थ ईस्ट जाए या JNK में जाए और उस जनता के साथ उन समस्याओं को समझे और समस्याओं के लिए सॉल्यूशन भी लाए। मैंने पुलवामा में जहाँ केसर होता है, जो जियो टैग हमारे विभाग ने दिया, वहाँ मैंने करीब 65
करोड़ के का लोकार्पण भी किए और या तो नए शुभारंभ किए उस काम के। तो अब इस जनता को विकास पहुंचाए। रही बात कश्मीरी पंडितों की, तो कई सॉफ्ट टारगेट जो होते हैं उन पर कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी होती है। सरकार उसके लिए बिल्कुल मजबूत है और कहीं ऐसी कोई छूटपूट घटना है तो तुरंत एक्शन भी लेती है। लेकिन आपकी जो बात है उसको फ्यूचर में एक कश्मीरी पंडितों को भी एक विश्वास मिले कि अब समय बदल गया है, सरकार बदल गई है और उनके साथ सरकार मक्कमता से खड़ी हो, वैसा मैसेज जरूर हम दे रहे हैं। और इसी माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी उनको बता रहे हैं कि आप निर्भीक होकर वहाँ रहिए। जो कुछ सॉफ्ट टारगेट मतलब कुछ छुटपुट घटना होती है, सरकार उसके लिए चिंतित है। आने वाले समय में अगर तेलंगाना और कर्नाटक की बात करें सर, तो वहां पर भी चुनाव होने वाला है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो सीमा विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों जगहों पर आपकी ही सरकार है। यदि इसमें वक्त लगता है तो क्या आपको लगता है कि मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो विवाद है उसमें आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेकर उसको सॉल्यूशन भी उनका बहुत जल्द मिल जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये बहुत जल्दी सुलह भी हो जाएगी। और रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री और उनका ही परिवार पूरा शासन चला रहा है और उनके सामने जो परिवारवाद के साथ साथ जो करप्शन के इश्यू आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी तेलंगाना गवर्नमेंट भी बदलने वाली है। वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति एक बड़ा लक्ष्य के साथ काम भी कर रही है। मैं खुद वहाँ भोंगी सीट का इंचार्ज भी रहा हूँ। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर पेश करने की मांग की थी। आपको क्या लगता है कि कब तक आने की संभावना है? सही समय पे महिला आरक्षण बिल भी आएगा। हमारा ये मानना है कि इस देश में समाज की जो 50% शक्ति है उसको समाज हित में काम पे लगाया जाए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी इस यात्रा का सकारात्मक असर पड़ रहा है या फिर कांग्रेस पार्टी में टूट और भी ज्यादा बढ़ रहा है? ये सब नतीजे देख रहे हैं आप कि इस यात्रा का क्या असर है। देखिए, इस देश में जिसने देश को तोड़ा है वो इस देश को जोड़ने की बात करते हैं और केवल यात्रा निकालते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। लेकिन देश को तोड़ने का काम इस हिस्ट्री से, मैं डे 1 से जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब से लेकर आज तक की बात करूं तो कई बार इस देश में कांग्रेस शासन में ऐसी घटनाएं हुई, बल्कि बाकायदा उन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। वैसे लोग अगर इस देश में, मैं ज़्यादा नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ कि कैसी कैसी घटनाएं हैं, लेकिन अगर वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे, और मैं गुजरात से जरूर एक बात बोलूँगा कि जो हमारी नर्मदा परियोजना, बहुहेतुक बहुराज्यीय योजना, इतनी बड़े स्केल पे आज देखो गुजरात में परिवर्तन आए। एग्रीकल्चर वाटर, इरिगेटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर 80% आज वो नर्मदा का गुजरात को मिल रहे हैं, बिजली या राजस्थान को मिल रही है, मध्य प्रदेश को मिल रही है। ये सारी योजना का जिन्होंने सबसे अधिक विरोध किया था, वैसी मेधा पाटकर जी जो केवल फॉरेन फंडिंग, ये सारे एनजीओ वही है जो इस देश राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति करते, उनके साथ खड़े होकर आप कंधे से कंधा मिलाकर आप दौड़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? और इसी का एक नतीजा गुजरात की जनता ने उनको ये कड़ा तमाचा मारा है कि आप अगर गुजरात के विरोधियों के साथ यात्रा करोगे, गुजरात विरोधियों के साथ देंगे तो गुजरात उसकी जवाब देगी। और ये यात्रा से कोई फलित नहीं होने वाला है। कोई पैदल चलने से कोई नेता नहीं बनता है। कांग्रेस कई सालों से, करीब जब राहुल गांधी 38 साल के थे तब से उनको बेचारे को दौड़ा रही है, कहीं ना कहीं हर चुनाव में लॉन्चिंग कर रही है, लेकिन जिसके अंदर तत्व नहीं है, वो राजनीतिक तत्व है इस देश को समझने की और इस देश के साथ साथ पूरे समाज को कैसे समझे। केवल किसी परिवार के बच्चे होने से आप में ये गुण कभी नहीं आएंगे कि आप देश के नेतृत्व कर पाए। आखिरी सवाल, जिस तरह से आप लोगों ने गुजरात में जीत की 2024 लोकसभा चुनाव में, क्या ऐसी ही उम्मीद है आपको देश की जनता से? बिल्कुल ऐसी है, बल्कि जैसे सीट्स का रिकॉर्ड तोड़ा, परसेंटेज का रिकॉर्ड तोड़ा, लीड का रिकॉर्ड तोड़ा, वैसे ही देखो 14 में 26 आउट ऑफ 26 मिला, 19 में भी 26 मिला, वैसे ही
24 में भी 26 आउट ऑफ 26 ही मिलेगा, लेकिन जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा मार्जिन होगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। सब तो आगे, रो क्यों रही है? सब तो आगे